हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस एन यादव। हिस्ट्री बाय एस एन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने नागरिक शास्त्र विषय के टीजीटी पीजीटी से संबंधित 9वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, पिछले प्रैक्टिस सेट की भांति हमने इस प्रैक्टिस सेट में भी लगभग 65 प्रश्नों का श्रृंखला रखा है और उम्मीद करता हूं साथियों कि यह प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? एक है मैकस्यूलोज बनाम मैरीलैंड, 2 है मार्बरी बनाम मेडिसन, 3 है गिब्बन बनाम ओगड्यू, 4 है स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है मार्बरी बनाम मेडिसन। मार्बरी बनाम मेडिसन यानी मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़ितावादी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया था कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एक है एडमंड बर्क, 2 है अरस्तु, 3 है मैकाइवर और 4 है मॉर्गन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है एडमंड बर्क। यानी एडमंड बर्क जो है वह राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? एक है लोकतंत्री विचार पद्धति, 2 है शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, 3 है समाजवादी विचार पद्धति और 4 है समष्टिवादी विचार पद्धति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। यानी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण तथ्य है? एक है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की, 2 है भारत के संविधान की उद्देशिका की, 3 है सोवियत नागरिकों के अधिकारों से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, 4 है यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। यानी अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण तथ्य है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? यह है ए बी डायसी, 2 है हरमन फाइनर, 3 है आर.जी. गेटल और 4 है F.W. बिलोवी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ए बी डायसी। यानी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक जो है वो ए बी डायसी हैं।
निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? एक है एफ मार्क्स, 2 है विल्फ्रेडो पेरेटो, 3 है मैक्स वेबर और 4 है हर्बर्ट ए सीमो। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर जो है वह नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि एक है राजा एक शाही व्यक्ति होता है, 2 है राजा को जनता ने चुना है, 3 है लोग शासन करने में अक्षम होते हैं, 4 है मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होता है। यानी हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को इस आधार पर उचित सिद्ध किया है कि मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स सह लेखक हैं दास कैपिटल, एंटी ड्यूरिंग के, जर्मन आइडियालॉजी के, क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम के। तो साथियों इसका राइट आंसर है जर्मन आइडियालॉजी के। यानी कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स जो हैं वह जर्मन आइडियालॉजी के सहलेखक हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? समाज की निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञापालन तथा अनुशासन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सर्वहारा की तानाशाही। यानी फांसीवाद सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक है मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है, 2 है मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है, 3 है अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है, 4 है मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। तो साथियों इसका राइट आंसर है कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? ये है अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, तीसरा है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत और चौथा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो साथियों इसका राइट आंसर है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। यानी अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है वह सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, गांधी के विचार साम्यवादियों के समान थे? एक है औद्योगिकरण के बारे में, 2 है राज्यविहीन समाज के बारे में, 3 है हिंसा के बारे में और 4 है धर्म के बारे में। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्यविहीन समाज के बारे में। यानी गांधी जी के जो विचार थे साम्यवादियों के समान थे वह राज्यविहीन समाज के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? एक है राजनीतिक दल, 2 है दबाव समूह, 3 है जनसंचार माध्यम, 4 है समाचार पत्र।
तो साथियों इसका राइट आंसर है दबाव समूह। यानी दबाव समूह को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? 1 है एडम स्मिथ, 2 है बेंथम, 3 है जे.एस. मिल, 4 है स्पेंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्पेंसर। यानी स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। यानी मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक सिद्धांत की पद्धति को लिया है। इसमें मार्क्स कहते हैं साथियों, अगर द्वंद्वात्मक सिद्धांत की बात की जाए अगर, तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वह हीगल से भिन्न है। और मार्क्स कहते हैं कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था वह सर के बल यानी सिर के बल खड़ा था। अब मैंने उसे पैर के बल कर दिया। अगला प्रश्न है श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है? 1 व्यक्ति 2 मत, 1 व्यक्ति 1 मत, 1 व्यक्ति जितने हित उतने मत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1 व्यक्ति जितने हित उतने मत। यानी श्रेणी समाजवाद 1 व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार। यानी लाक जो है समानता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। प्राकृतिक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम के समान है, यह कथन है? लास्की का, मार्क्स का, मैकाइवर का, डुग्वी का। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइवर का। यानी राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम के समान है, यह कथन मैकाइवर का है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व नहीं है? किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। बेंथम, जॉन सीले, विलोबी, लीकॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है जॉन सीले ने। यानी जॉन सीले ने राज्य का आवश्यक तत्व में भूभाग को नहीं मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल ने, मैकियावेली ने, हॉब्स ने, बोधा ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोधा ने। यानी जिन बोधा ने संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है
राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। यह कथन किसका है? मार्क्स का, जे.एस. मिल का, लास्की का, जी.डी.एच. कोल का। तो साथियों इसका राइट आंसर है लास्की का। यानी राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। यह कथन लास्की का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचन सत्ता द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा। यानी राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य का अंग है। कौटिल्य धानवन दुर्ग को की चर्चा करता है। कौटिल्य कूटनीतिक संबंधी षड्गुण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो साथियों इसका राइट आंसर है कौटिल्य कूटनीति संबंधी षड्गुण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता। साथियों यही सही हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य जो है वो कूटनीति संबंधी षड्गुण नीति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा है जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। और साथियों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार। यह अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधिक अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। यानी बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और साथियों स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वप्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका में। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वह अमेरिका में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, हेयर प्रणाली का संबंध है सूची निर्वाचन पद्धति से, सार्वभौम मताधिकार से, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणी पद्धति से। तो साथियों इसका राइट आंसर है एकल संक्रमणी पद्धति से। यानी हेयर प्रणाली का संबंध एकल संक्रमणी पद्धति से है। एकल संक्रमणी पद्धति की बात की जाए तो साथियों राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इसी पद्धति से होता है।
होता है। अगला प्रश्न है, जनमत निर्माण के साधन हैं प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन, शेयर बाजार। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रेस, यानी जनमत निर्माण के साधन प्रेस भी हैं, राजनीतिक दल है, दूरदर्शन भी है, शेयर बाजार नहीं है, यानी क ख ग, यानी तीसरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है गृह मंत्री, डी है वित्त मंत्री। तो साथियों इसका राइट आंसर है गृह मंत्री, यानी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं लोकसभा में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में, यानी औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा को, वित्त मंत्री को। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा को, यानी लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है वो लोकसभा को सौंपती है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद तथा बहस, स्थगत प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सदन से बहिर्गमन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सदन से बहिर्गमन। सदन से बहिर्गमन, यानी लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए सदन से बहिर्गमन का तरीका उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर किस देश की देन है? जीरो आवर यानी शून्य प्रहरी जिसको बोला जाता है, शून्य प्रहरी, शून्य काल, उसी को शून्य काल बोला जाता है, शून्य काल। अमेरिका का, ब्रिटेन का, भारत का, स्विट्जरलैंड का। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारत का। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? 29 से 50, 36 से 50, 36 से 51, 29 से 51। तो साथियों इसका राइट आंसर है 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? एक है लास्की, दो है क्रॉसलैंड, तीन है हीगल और चार है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है लास्की, यानी लास्की ने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी राज्यसभा का उपसभापति जो है वह राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? जनता, संविधान, संसद
संसद और राज्य विधानसभाएं। तो साथियों इसका राइट आंसर है जनता। यानी जनता भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। साथियों भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल, वी आर द पीपल, यानी हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग जो हैं वो राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद, सशस्त्र बल। तो साथियों इसका राइट आंसर है कैबिनेट। यानी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? एक है स्वामी विवेकानंद, दो है M.K. गांधी, तीन है B.D. सावरकर, चार है B.G. तिलक। तो साथियों इसका राइट आंसर है B.G. तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने, गंगाधर तिलक, इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? सोफिस्ट, लाज, स्टेटमैन, इमेजनरी कन्वर्सेशन। तो साथियों इसका राइट आंसर है इमेजनरी कन्वर्सेशन। यानी सोफिस्ट भी, लाज भी और स्टेटमेंट भी, ये तीनों पुस्तक क्या है? प्लेटो की हैं। बल्कि बकिया ये जो है इमेजनरी कन्वर्सेशन जो है वह प्लेटो की पुस्तक नहीं है। गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था? गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार किससे लिया था? एक है टॉलस्टॉय से, दो है माओ से, तीन है मार्क्स से और चार है मार्टिन लूथर किंग से। तो साथियों इसका राइट आंसर है टॉलस्टॉय से। यानी गांधी जी ने सृजनात्मक आक्रोश का विचार जो है टॉलस्टॉय से लिया था। टॉलस्टॉय की बात की जाए तो गांधी जी जो हैं टॉलस्टॉय के ही विचारों से प्रभावित हुए थे और इन्हीं के विचारों जैसे सृजनात्मक आक्रोश का विचार इन्होंने ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है? ग्रामीण योजना की शुरुआत, पंचायती राज की व्यवस्था, शक्ति का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है पंचायती राज की व्यवस्था। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज की व्यवस्था को इंगित करता है। अगला प्रश्न है यह कथन व्यक्ति को स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जा सकता है किसका है? रूसो का, बोधा का, मिल का, हब्स का। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो का। यानी रूसो ने यह कहा था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? एक है शक्ति का विभाजन, दो है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, तीन है न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय और चार है लिखित संविधान। तो साथियों इसका राइट आंसर है न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय। यानी न्यायिक संगठन के तीन समुच्चय जो हैं अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? एक है वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, दो है उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों जो भी पहले हो के लिए होती है, तीन है वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और चार है वे निष्पक्ष होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है कि वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं।
यानी यही ऑप्शन सही नहीं है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। यानी राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। 48 नंबर का प्रश्न है, दबाव समूह के विषय में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। वे संगठित होते हैं, ये भी सत्य है। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये भी सत्य है। वे सरकार पर दबाव डालते हैं, ये भी सत्य है। वे चुनाव लड़ते हैं, यह सत्य नहीं है। यानी वे चुनाव नहीं लड़ते हैं। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है एक, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। यानी गुप्त रूप से सेवा नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक। यानी वे चुनाव लड़ते हैं, भी सही। वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, भी सही है। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, भी सही है। वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, यही सही नहीं है। यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। न्यायसंगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन एवं वर्ग विहीन समाज, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी मार्क्स जो है वह न्यायसंगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकारी निलंबित किए जा सकते हैं। न्यायालय के आदेश पर, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति चल रही हो, जब वित्तीय आपातकालीन स्थिति हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो। यानी मूल अधिकारों में के लिए कुछ परिस्थितियां हैं कि जब उनको निलंबित किया जा सकता है, तो वह है जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो। यानी साथियों अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जब भारत में या देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो तो उसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो। आपातकाली संबंधी उपवन जो हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360, इन्हीं परिस्थितियों में उसको निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं। एक है प्रधानमंत्री, 2 है लोकसभा, 3 है राष्ट्रपति, 4 है जनता। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होते हैं।
अगला प्रश्न है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? सुकरात ने, थसीडाइट्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु ने, यानी अरस्तु ने सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? लॉक, हॉब्स, रूसो, मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक, यानी जॉन लॉक जो हैं वो ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने, जी.के. गोखले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर.एम. लोहिया ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है जी.के. गोखले ने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ ही थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट क्षमा चाहूँगा। संतावन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लॉक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित था? ए है बेंथम, बी है मिल, सी है रूसो और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी रूसो जो हैं लॉक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा डाला गया? 1 है 41वें, 2 है 42वें, 3 है 43वें, 4 है 44वें। तो साथियों इसका राइट आंसर है 42वें संवैधानिक संशोधन, यानी धर्मनिरपेक्ष जो है वह धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा डाला गया था। 42वें संशोधन को साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किस देश में एक दलीय पद्धति है? चीन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में। तो साथियों में इसका राइट आंसर है चीन में, यानी चीन में एक दलीय पद्धति है। अगला प्रश्न है, इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यहाँ सत्य नहीं पूछा है। यह संविधान में अंकित है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, ये तो सही है। यह सन 1950 में बना था, ये भी सही है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। यानी गलत है, यह संविधान में अंकित है, संविधान में अंकित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? सभी सदस्य, सिर्फ वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य, सिर्फ आध्यात्मिक पीयर। तो साथियों इसका राइट आंसर है सिर्फ कानूनी सदस्य। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, आयरलैंड के संविधान की उद्देशिका का, संयुक्त राज्य संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र का, 1989 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1989 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का, यानी 1989 के फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में स्वतंत्रता,
समानता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविधा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविधा आबद्ध संविधा है। सही है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति का समुदाय पूरे समर्पण हो जाता है। ये भी सही है। लॉक की संविधा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान होता है। ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी, पूरे सभी सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ये तो सही है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक ग्रंथ लिखा। क्या किया नामक ग्रंथ लिखा। ये भी सही है। ज्ञान गंगा की वे असीम थाती ही लगते थे। वो भी सही है। संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यह गलत है साथियों, रुचि थी। संवैधानिक शासनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यह स्टेटमेंट गलत है। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। ये तो सही है। आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्यवस्था की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। ये भी सही है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। यह गलत है साथियों। राज्य केवल एक ऐसा अंतर है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह प्रश्न जो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप सभी के समक्ष जाएगा वो आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि साथियों हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।